चलिए, एनवायरनमेंट की जब बात आती है ना, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, हैबिटाट, नीश ये क्या होते हैं। दैट मीन्स हमें बेसिक डेफिनेशंस का आइडिया होना चाहिए, राइट। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम यहां पर इमेजेस के थ्रू ही सारी चीजों को लर्न करने की कोशिश करेंगे और चीजों को बहुत ही सिंपल और ल्यूसिड लैंग्वेज में लर्न करेंगे, जिससे कि आपके दिमाग में वो चीजें सेट हो जाए। अच्छा, साथ साथ में इन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे यूपीएससी ने क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे हैं, वो भी मैं आपको बताता चला जाऊंगा। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअल में एनवायरनमेंट अगर होता है तो क्या है। देखो, इसके पीछे सिंपल से डेफिनेशन है कि जो भी हमारे आसपास में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स है, बायोटिक मतलब लिविंग और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, इनका जो मिक्सअप है ना, इनका जो पूरा टोटल सम है, उसी को हम एनवायरनमेंट बोल देते हैं। इससे क्या होता है कि बायोटिक और एबायोटिक एक दूसरे पे डिपेंडेंसी भी रखते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते रहते हैं। तो एनवायरनमेंट एक तरीके से पूरा कंप्लीट सम हो गया, है ना। वहीं पर आप इकोलॉजी की बात करो तो ये एक तरीके की स्टडी की ब्रांच है। इसमें आप क्या करते हो कि आप एक साइंटिफिक स्टडी कर रहे हो कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उन ऑर्गेनिजम्स के द्वारा अपने एनवायरनमेंट और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ में क्या इंटरेक्शंस हो रहे हैं, उसकी अगर आप साइंटिफिक स्टडी कर लोगे ना, वो ही आपकी इकोलॉजी कहला जाएगी। इसके लिए सिंपल सी अगर बात करें तो इकोलॉजी को आप दो वर्ड्स में डिवाइड कर दो। एक तो आपका होता है ओइको, ठीक है, जिसको हम इको से ले सकते हैं, ठीक है। ओइको, ओइको मतलब हाउस और ड्वेलिंग प्लेस, जहां पर आप रह रहे हैं। और दूसरा आपका होता है लोजी, इसका मतलब लोगस, राइट। अब इसमें क्या हो रहा है, ओइको मतलब आप जिस घर में रह रहे हो, लोगस का मतलब हो गया स्टडी। इसका मतलब आप जिस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो वहां की आप स्टडी कर लोगे ना, तो वही इकोलॉजी कहला जाएगी। इसका मतलब एक साइंटिफिक स्टडी कर रहे हो ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन की, और ऑर्गेनिज्म से जो फिजिकल आपका एनवायरनमेंट है उसके साथ इंटरेक्शन की। सिंपल सी बात है, उसमें कोई इश्यू आपको होना नहीं चाहिए। फिर बात आ जाती है एक इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज हैबिटाट। देखो, हैबिटाट तो सीधी बात है, घर के तरह देखो आप, कि एक ऐसा एनवायरमेंटल कंडीशन जो कि मोर और लेस स्टेबल है और सूटेबल है। याद रखिए, स्टेबल है एंड सूटेबल है, जहां पर कोई भी आप ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे आप देख सकते हैं कि कोई भी हैबिटाट, फॉर एग्जांपल ट्री, तो ट्री पे आप कह सकते हो कि वहां पे बर्ड्स आसानी से रह पा रहे हैं, ठीक है। वहां पर कंडीशन मोरल स्टेबल है, तभी तो उन्होंने अपना घोंसला बनाया और वहां पर अपनी एक कहते ना कि अपना सेटलमेंट कर रखा है। तो सिंपल मैनर में एक हैबिटाट हो गया। ध्यान रखें, जितने भी हैबिटाट्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूं, जितने भी हैबिटाट्स होते हैं ना, वो सारे के सारे आपके एनवायरमेंट में ही होते हैं। इसका मतलब सारे हैबिटाट्स आपके एनवायरमेंट है। बट आपसे कोई पूछे कि सारा एनवायरमेंट ही हैबिटाट होता है क्या, तो आंसर विल बी नो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एनवायरमेंट के ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर लाइफ रह ही नहीं सकती, लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि डीप ओशन, या फिर हम कहें कि आप टुंड्रा या फिर बिल्कुल साउथ और नॉर्थ पोल की तरफ चले जाओ, तो वहां पर मोर और लेस आपको पॉसिबिलिटी नहीं दिखेगी, राइट। तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, हैबिटाट क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि इनका जो कॉम्पोजिशन है, इसमें हमने देखा कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स दोनों मिलकर के काम करते हैं। जी बिल्कुल, ये बात हमने जानी कि बायोटिक और एबायोटिक दोनों। अब बायोटिक में तो क्या है कि जो ऑर्गेनिक मैटर हो गया, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिक का वर्ड अगर आ गया ना, तो वहां पर कार्बन, हाइड्रोजन, इनका आपको बेसिक कॉम्पोजिशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और वो लिविंग थिंग्स है, जैसे कि जू प्लैंक्टॉन्स है, दैट मींस पानी में रहने वाले छोटे छोटे, आप कह सकते हो कि एनिमल है ना, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, पानी में तैरने वाले छोटी छोटी एल्गीज, है ना, जेलीफिश। हम हो गए, बायोटिक कंपोनेंट है सारे के सारे। वहीं उसमें हमारे यहाँ पास में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट जो होगा ना, उसमें आपको कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ एबायोटिक में क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का मतलब हो गया कि आप वहां पर लाइफ नहीं देख पा रहे हो। बट अगेन मैं बता दूं कि ये जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं, वो हमारी लाइफ को रेगुलेट बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे कि आपने क्लाइमेट देखी, आप देखेंगे सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल, ये लाइफ पर कितना असर डालती है। जैसे कि यहां पर हम इस फिश को देख रहे हैं, तो इस फिश के लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट है कि वाटर चाहिए, ठीक है। नंबर टू, इसमें सैलिनिटी कितनी है, ये फ्रेश वाटर फिश है या मरीन इकोसिस्टम फिश है। समझ गए ना बात को। तो ये यहां पर
सैलिनिटी, वाटर, मिनरल की कंडीशन इस चीज के हिसाब से डिसाइड हो रहा है कि फिश यहां पर सरवाइव करेगी कि नहीं करेगी। यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है कि जो एबायोटिक फैक्टर्स है ना, ये हमेशा बायोटिक जो भी आपके फैक्टर्स हैं या बायोटिक जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इंक्लूडिंग अस, तो हमारे ऊपर सीधा इनका असर रहता है हमारी लाइफ पर भी, और ये एक तरीके के कंट्रोलिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं। इसको मैं एक सिंपल मैनर में समझाना चाहूंगा कि जैसे आप इक्वेटर के आसपास में रहेंगे तो वहां पर आपको टेम्परेचर भी ज्यादा मिलेगा और रेनफॉल भी ज्यादा मिलेगा, तो वहां पर अकॉर्डिंगली ही आपको लाइफ भी ज्यादा दिखेगी, बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा दिखेगी। जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो वहां पर आपको टेम्परेचर ड्रॉप होता हुआ दिखेगा, तो आपका जो टेम्परेचर है ये ऑटोमेटिकली वहां पर लाइफ पे असर डाल रहा है कि नहीं। जैसे जैसे टेम्परेचर ड्रॉप होगा वहां पर आपको डाइवर्सिटी डिक्रीज होती हुई दिखेगी, है ना। इसी तरीके से आप पहाड़ों में जितना आप नीचे रहोगे उतना आपको बायोडाइवर्सिटी ज्यादा, मतलब एनिमल स्पीसी, प्लांट स्पीसी बहुत ज्यादा दिखेंगी। पर जैसे जैसे हम हाइट में जाएंगे तो आपको वहां पर डाइवर्सिटी रिड्यूस होती हुई दिखेगी। तो आप ये बताओ टेम्परेचर ने लाइफ के ऊपर सीधा असर डाला कि नहीं, तो कंट्रोलिंग फैक्टर हुआ ना। एग्जैक्टली ऐसे ही पानी की प्रेजेंस है या नहीं है। अगर रेनफॉल ज्यादा है तो यहां पर आपको अच्छे खासे एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर आप जैसे जैसे दूर जाएंगे या फिर आप डेजर्टिक इकोसिस्टम में जाएंगे जहां पर रेनफॉल कम है, तो वहां पर आपको एवरग्रीन की बजाय डेसिडुअस या फिर थॉर्नी प्लांट्स देखने को मिलेंगे जो कटीले वन होते हैं। आगे बात समझ में। तो ये जो है ना बायोटिक और एबायोटिक का इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। अब यहां पर बायोटिक की एबायोटिक पे डिपेंडेंस होगी, बट एबायोटिक बायोटिक पे कैसे डिपेंडेंट है। देखो, एबायोटिक कंपोनेंट है ये मिनरल या फिर आप कह सकते हो किसी भी फॉर्म में कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, है ना। इसके अलावा मीथेन, आप वाटर, ये सारे के सारे एबायोटिक हैं, बट हमारी लाइफ में इनका इंक्लूजन है। बट जब हमारी बॉडी डेड होती है तो हमारी बॉडी डीकंपोज, डिग्रेड होकर के अल्टीमेटली अगेन मिट्टी में मिलती है, और मिट्टी में मिलती है तो उसमें वही मिनरल, वही जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो वापस नेचर का पार्ट बन जाते हैं, और ये साइकिल चलता रहता है बायोटिक एबायोटिक फैक्टर का इंटरेक्शन का। यही तो मेन चीज है। आ गई ना आपको बात समझ में। ये चीज हमें समझनी थी। अब हम समझ लेते हैं हैबिटाट को। हैबिटाट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हैबिटाट एक्चुअल में होते क्या है ना। इसको हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखो, जमीन पर होने वाले और पानी में होने वाले, ठीक है, वाटर एंड लैंड, दो तरीके के आप हैबिटाट देख सकते हो, ठीक है। जहां पर बहुत सारे एनिमल और बहुत सारी, एनिमल मतलब एक तरीके से आप उनको बोलोगे फौना, ठीक है, और एक होता है फ्लोरा। फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा स्टैंड्स फॉर आपके प्लांट्स, ठीक है, और फौना स्टैंड्स फॉर एनिमल्स। तो यहां पर एक हैबिटाट में आपको बहुत सारे देखने को मिल जाए। जैसे टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के अंदर आप यहां पर देखो, ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी एक पार्ट आ गया, डेजर्ट इकोसिस्टम भी आ गया, माउंटेन्स भी इसी के अंडर में आ जाते हैं। वहीं पर एक्वेटिक में आपको पोन्ड, ओशियंस ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर टेरेस्ट्रियल में आपको ग्रासलैंड मिला, इसका मतलब क्या है कि भाई सीधी बात है, यहां पर रेनफॉल है ना वो आपको थ्रू आउट ईयर देखने को नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो बहुत ही ज्यादा इवनली फैला हुआ, बट कम क्वांटिटी के अंदर, इसीलिए वहां पर घास ज्यादा है। वहीं पर आप अगर ट्रॉपिकल रीजन में चले जाओगे तो वो ही आपका मोर और लेस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या टेरेस्ट्रियल हैबिटाट ही है, बट वहां पर रेनफॉल एंड टेम्परेचर ज्यादा है। तो इस तरीके से हैबिटाट जो है उसको हम कहते हैं ना कि जो आसपास की सर्कमस्टांसेस, एनवायरमेंटल कंडीशन है उसके हिसाब से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें मुझे लगता नहीं आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। फिर बात आ जाती है हैबिटाट के बाद में इकोसिस्टम की। देखो, इकोसिस्टम होता है ना, ये हमारी नेचर की, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये हमारी नेचर की या एनवायरमेंट की एक फंक्शनल यूनिट है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर आपको एनिमल्स, मतलब फौना, फ्लोरा, चाहे फिर वो एक्वेटिक इकोसिस्टम है और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से और लिविंग नॉन लिविंग के साथ में इंटरेक्ट करते हुए मिलेंगे, और इसी को हम बोल देते हैं इकोसिस्टम। जैसे कि एक पॉन्ड है तो ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जहां पर मछलियां हैं, वो आप क्या देखते हो कि यहां पर मछलियां भी रह रही हैं और साथ में बहुत सारे एक्वेटिक लाइफ या फिर कहीं प्लांट्स हैं वो भी प्रेजेंट है, और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं,
है ना। और ये चीजें जो है वो ही इकोसिस्टम को डिफाइन कर देती हैं। इसके बाद में फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन। देखो इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन दो तरीके से हो सकता है। एक तो होता है नेचुरल कि हाँ भाई ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से बने, और एक होता है मैन मेड। मैन मेड के अंदर तो आपको पता है एक्वेरियम, मछलियां पालने का कुछ आपने तैयार कर रखा है, गार्डन, कोई डैम, है ना। नदी को आपने रोका, डैम बनाया, तो वहां पर एक लेक बन गई ना, तो वो भी तो एक तरीके का इकोसिस्टम ही आपने डेवलप कर दिया, क्योंकि पानी रुका तो डेफिनेटली वहां पर लाइफ ऑटोमेटिकली सरवाइव करेगी, है ना। एग्जैक्टली वैसे ही हम एग्रीकल्चर करते हैं, खेत करते हैं, खेती करते हैं, तो उसके लिए भी तो आपने कोई फील्ड, बड़ा एरिया आपने कवर किया होगा, वहां पर जो एक्टिविटीज होंगी वो भी मैन मेड इकोसिस्टम में ही हो रही है। वहीं पर नेचुरल इकोसिस्टम है, उसको हम दो पार्ट्स में, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, अगेन वही हैबिटाट वाला याद रख लेना, क्योंकि मोर और लेस इकोसिस्टम जो है वहां पर आप इंटरेक्ट कर रहे हो अपने एनवायरमेंट। जैसे आप अपने घर में रह रहे हो, तो घर में कहां रहते हो, क्या खाते हो, किस तरीके से आप अपना रोल प्ले करते हो, तो वो जो चीजें हैं वो मोर और लेस आपके घर के अंदर है, और आपका घर है वो आपकी कॉलोनी में है, आपकी कॉलोनी है वो आपके शहर में है। इस तरीके से आपका पूरा एक इंटीग्रेशन जब करना स्टार्ट करोगे ना, तब समझ में आएगा कि हाँ भाई ये चीजें बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्टिक इकोसिस्टम आ जाएगा। एक्वेटिक में आपके तीन हो सकते हैं, एक तो फ्रेश वाटर, एक मरीन इकोसिस्टम और एक ब्रैकिश। इसके अंदर सिंपल है, अगर हम सैलिनिटी के हिसाब से देखें कि पानी के अंदर कितनी सैलिनिटी है, कितना ज्यादा सॉल्ट कंटेंट है, तो उसके हिसाब से जहां पर आप कह सकते हो कि लगभग लगभग 2 ppt से, है ना, 2 ppt से सॉल्ट कंटेंट कम हो, या फिर मोर और लेस एकदम प्योरिटी हो पानी के अंदर, है ना, तो उसको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम बोल देते हैं। वो भी दो तरीके का हो सकता है, एक तो लेंटिक, एक होता है लोटिक। लोटिक जो होता है वो होता है रनिंग वाटर इकोसिस्टम। इसका मतलब लोट करके जा रहा है, लोटता लोटता, समझते हो ना, लोट रहा है, अरे क्यों नीचे लोट रहा है भाई, वैसे लोटिक रनिंग वाटर इकोसिस्टम, जैसे कि रिवर। वहीं पर एक होता है लेंटिक। लेंटिक का मतलब सिंपल है कि पानी जो है वो ठहरा हुआ है, और उसका बेस्ट एग्जांपल आपके पॉन्ड, लेक और ये एग्जांपल्स इसके अंडर में आ जाएंगे। वहीं पर मरीन इकोसिस्टम में आपको जो सैलिनिटी कंटेंट है वो ज्यादा मिलेगा, और ब्रैकिश के अंदर मरीन और फ्रेश के बीच का आपको सैलिनिटी कंटेंट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि कोई रिवर है, वो अगर कोस्टल एरिया में आकर के समंदर में आके गिर रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर गंगा बता देता हूं ये, और ये यहां पर आपका सुंदरबन डेल्टा हो गया, और इधर ये बे ऑफ बंगाल हो गई, तो यहां पर ये मिक्स होगा, तो इधर से फ्रेश वाटर आ रहा है, इधर से मरीन वाटर है। अब यहां पर सैलिनिटी ज्यादा है, यहां पर सैलिनिटी बहुत कम है, जब दोनों मिक्स करेंगे तो इस रीजन में जो पानी तैयार होगा वो दोनों के बीच की सैलिनिटी वाला होगा ना, उसी को ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम बोल देंगे, जिसमें आपके मैंग्रोव्स भी आ जाएंगे, या कोई वेटलैंड इकोसिस्टम भी आ सकता है, एस्चुरी, जो कि नदी का पानी मिक्स हो रहा है किसके साथ में, ओशन के साथ में, वहां पर डेवलप हो जाता है। एकदम सिंपल सा है। तो ये क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रख लेना है, कई बार इस पे बेस्ड भी हमारे सामने क्वेश्चन आ जाते हैं, हम फंसे नहीं, कुल मिलाकर की बात ही है। ठीक है, फिर बात आ जाती है आपके कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, वही बायोटिक और एबायोटिक हो जाते हैं। एबायोटिक में तो क्या है, कोई फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज आ जाती हैं इसके अंदर। जैसे कि फिजिकल के अंदर टेम्परेचर का मैं रोल बता चुका हूं, कैसे टेम्परेचर हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है एक डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पे। इसी तरीके से ह्यूमिडिटी और लाइट भी अपना रोल प्ले करती है। जहां पर सनलाइट अच्छी खासी है, वहां पर आप देखो कितने गजब के सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, फ्लावर्स ये देखने को मिल जाएंगे, ट्रॉपिकल आपका जो रेन फॉरेस्ट है। और वैसे ही आप थोड़ा सा नॉर्थवर्ड जाओ, आपको मोनोटोनस वेजिटेशन दिखेगी। नॉर्थवर्ड मतलब पोलवर्ड आप जाइए। इसी तरीके से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों के बिना क्या लाइफ पॉसिबल है, बट ये एक तरीके से एबायोटिक कंटेंट के तौर पे हम देख रहे हैं। फिर हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। लिपिड्स इनके अंदर आपको कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स आराम से देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से बायोटिक में एक तो होते हैं प्रोड्यूसर प्लांट्स, जिनको हम ऑटोट्रॉप्स भी बोल दिया करते हैं। ऑटोट्रॉप मतलब जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, खुद से खुद का खाना बना सकते हैं, और ये क्वालिटी केवल और केवल ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरियाज, दैट मींस जो आपकी कुछ स्पेसिफिक ब्लू ग्रीन एल्गीज होती हैं, जो कि खुद से खुद का खाना बना सकती हैं। अदरवाइज सब लोग जो है ना वो दूसरे पर डिपेंडेंट है। अच्छा, ये भी दूसरों पर डिपेंड है। वो दूसरा क्या है जी, सनलाइट, जहां से सनलाइट आती है उसका यूज करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसी के अलावा इनको कंज्यूम करने वाले जो भी हैं उनको हर्बीवोरस बोल देते हैं, अगेन वो कंज्यूमर है। और उनको भी कंज्यूम करने वाले जो हैं उनको हम कार्निवोरस बोल देते हैं, क्योंकि वो मांस खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं। तो कंज्यूमर हो गया एनिमल, वो भी आपके बायोटिक कंपोनेंट के तौर पे। हम भी हैं एक तरीके से, हम ओमनिवोर्स हैं, हम
वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं। इसी तरीके से जब कोई मटेरियल डेड हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, डेड बॉडी डिके होते हुए आपने देखा होगा कैसे पूरा वहां पर धीरे धीरे बॉडी है वो बिल्कुल मिट्टी में मिलना स्टार्ट हो जाती है, तो वो रोल आ गया डिकम्पोजर्स का। तो वो भी मोरलेस आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कोई फंगी हो गया, फंगस है ना। इसके अलावा आप देख सकते हैं वहां पर अर्थवॉर्म है, वो कैसे प्रोसेस करता है मिट्टी को अपने प्रोसेस के थ्रू, है ना। तो बायोटिक कंपोनेंट के पार्ट आ जाता है। ध्यान रखना, एबायोटिक कंपोनेंट जो है वो इनऑर्गेनिक होते हैं, बट हमें ये ध्यान, इनऑर्गेनिक और नॉन लिविंग है, बट वो लाइफ को बहुत हद तक कंट्रोल करके चलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसमें हमें बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इनके लेवल्स को, इन प्रोड्यूसर को, इनको सारा समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कहां स्टैंड करता है, क्या पोजीशन इनकी चलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोटिक कंपोनेंट। तो सबसे पहले बायोटिक कंपोनेंट में ऑटोट्रॉप्स आ गए। ऑटोट्रॉप्स कौन है भाई? जो खुद से खाना बना सके, जैसे कि ग्रीन प्लांट, है ना। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसी के अंडर आ गई। ब्लू ग्रीन एल्गी भी याद रख लेंगे आप, ठीक है। और कुल मिलाकर के इसमें मेन जो फैक्टर आ रहा है दैट इज फोटोसिंथेसिस। जो भी प्रकाश संश्लेषण करके खुद का खाना बना सकते हैं वो ऑटोट्रॉप्स के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। सिंपल है, कैसे बनाते हैं वो खाना? सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे से आप पानी और मिट्टी के अंदर जो मिनरल है वो ऊपर जाकर के पत्तियों में जाएंगे और यहां पर खाना बनेगा। खाना बनने के बाद में ये अपनी ग्रोथ तो इंश्योर करेंगे, प्लस एक प्रोडक्ट के तौर पर वो ऑक्सीजन भी रिलीज करते चले जाएंगे, और वही ऑक्सीजन फिर बाद में हम इनहेल करते हैं भाई, है ना। तो ये ध्यान रख लेना है। अच्छा, ग्रीन प्लांट्स के अलावा अगर हम ओशनिक या वाटर इकोसिस्टम या एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, तो वहां पर कौन बनाता है भाई खाना? वहां पर देखो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, ठीक है। ये आप कह सकते हो माइक्रोस्कोपिक एल्गी, बहुत ही छोटी एल्गी जो कि खुद का खाना बना लेती है, और उनको खाकर के फिर बाद में एक्वेटिक इकोसिस्टम कंटिन्यू करता है। क्योंकि पहले फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, उनको फिर जू प्लैंक्टॉन्स कंज्यूम करते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स को कंज्यूम करती है स्मॉल फिश, स्मॉल फिशेस को कंज्यूम करती है लार्ज फिश। इसी तरीके से पूरा इकोसिस्टम चलता रहता है वहां पर, ठीक है। अब ये तो हो गए ऑटोट्रॉप्स, बट मैं बता दूं, क्या हम ऑटोट्रॉफ हैं? हम तो खुद से खाना नहीं बनाते, हम तो जो बना रहे हैं खाना उनको खा करके सरवाइव कर रहे हैं। तो उसी में जो सबसे पहले, जो हर, आप कह सकते हो ये जो प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी रखने वाले, इनको कंज्यूम करते हैं, उनको हर्बीवोर बोल देते हैं, जिनको प्लांट ईटर। और उन प्लांट ईटर्स को जो खाते हैं उनको कार्निवोर बोल देते हैं। या फिर ये कहो, यहां से आप समझिए, ये तो हो गए प्रोड्यूसर प्लांट्स। तो इन प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करने वाले पहले लेवल के हो गए फर्स्ट कंज्यूमर या प्राइमरी कंज्यूमर। इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी कोई ना कोई खाएगा, ठीक है। उनको बोल देंगे हम सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना, जो कि कार्निवोर्स होंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने कंज्यूम कर लिया किसको? जो पहले प्लांट खा करके आए हैं। इसी तरीके से आगे चलता है। फिर उसके ऊपर आप देखो कि ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स में बंदर हो गए, पिग हो गए, हम हो गए, ठीक है, जो मीट और प्लांट दोनों खा सकते हैं। और जब इनमें से किसी की भी बॉडी डेड हो गई, किसी भी लेवल की, तो उसको बाद में प्रोसेस करके अगेन नेचर को रिटर्न करने का काम डेट्रीवोर्स, जो डेब्रिस ईटर्स हैं, जो कि मल कचरा जो बचा हुआ है उसको खा खू करके खुद भी सरवाइव करते हैं और मिनरल्स को अगेन लाइफ, मतलब एक तरीके नेचर में देते हैं, और उन्हीं मिनरल्स को फिर यूज करके ये प्लांट अगेन फूड बना लेते हैं। तो आप बताओ किस तरीके से लाइफ सस्टेन करती है। बस हमने क्या गड़बड़ कर दी ह्यूमंस ने भाई, हम जो है वो बड़े स्मार्ट बनते हैं ना, इसलिए पूरा मामला थोड़ा सा हिला के रख दिया हमने। चलो ये, अब देखो ये जो मामला है, इस मामले को थोड़ा हमें इस तरीके से भी समझना होगा कि यहां पर हम जो कुछ भी बात कर रहे हैं, ये जो साइकिल मैंने बताई आपको, यहां पर मेजरली जो ट्रांसफर है वो एनर्जी का है, वो बायोमास का है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कहते हैं ना कि आप क्या हो, आपके हाथ में अगर कोई फल है तो वो फल तब तक फल है जब तक कि आपने उसको कंज्यूम नहीं किया। आपने जैसे उस फल को कंज्यूम किया तो वो फल आपके अंदर बन गया, तो आप बन गए वो फल। तो इसी तरीके से वो एक्चुअल में हुआ क्या कि जो एनर्जी उस फल को उसके प्लांट ने दी थी, वो एनर्जी हमने उस फल को खा करके खुद में ले ली। और जब हमें कोई खाएगा या फिर किसी एनिमल ने उस फल को कंज्यूम किया और उस एनिमल को कोई और खाएगा, तो इस तरीके से एनर्जी आगे से आगे ट्रांसफर होगी। पर हमें ध्यान देना है कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर होता है केवल 10%। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 10% फॉर्मूला बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट है, जो फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता रखते हैं, ऑटोट्रॉप्स, जिसमें ट्री, ग्रास, फ्लावरिंग प्लांट, क्रॉप, कुछ भी मान लो आप, जिनके पास फोटोसिंथेसिस क्षमता है,
वो क्या करेंगे, अपने पास में मैक्सिमम एनर्जी को ट्रैप करके रखेंगे, क्योंकि सनलाइट सीधीली खाना बनाया, दैट्स इट, है ना। अब उसके बाद में अगर उसको किसी ने खाया, जैसे बटरफ्लाई, ग्रास ऑपर, एंट या फिर कैटरपिलर या बी, जो कि हर्बीवोरस है, इनको सब्जियों को, इन पत्तियों को खाने की क्षमता रखते हैं, वो इनको खाएंगे तो उनके पास में, प्लांट के पास जितनी एनर्जी उसका केवल 10% ही ट्रांसफर होगा, बाकी जो प्रोसेस है उसी में निकल जाएगा। खाना पचाना है, ठीक है, खाना जो एक्सक्रीटा है उसमें निकल जाएगा, बहुत सारा काम होता है। तो हमारे पास में एक्चुअल में बचेगा कितना, सेकंड लेवल पे जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है उनके पास में शुरुआत का केवल 10%। उससे ऊपर जाओगे तो ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है उनको खाने वाले जो है, जैसे रेड, स्पैरो एंड फ्रॉग, उनके पास में उनका भी 10% जाएगा। उसके ऊपर जो है स्नेक एंड ऑल, उनके पास में और भी कम, उनका भी 10% हो जाएगा। ऐसे करते करते इतनी एनर्जी थी जो एक डॉट के मुताबिक हो गई है, माफिक हो गई है, बिल्कुल कम हो गई है। और ये 10% का जो फॉर्मूला है यही डिसाइड करता है कि एक्चुअल में एक खाने की जो स्टार्टिंग जहां से होती है उसका टॉप लेवल तक पहुंचने का जो ट्रॉफिक लेवल होता है, इसको एनर्जी ट्रांसफर करने में ये जो लेवल हमने डिसाइड करना है इनको ट्रॉफिक लेवल बोल दिया करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में मैक्सिमम आप कंज्यूमर लेवल की बात करो तो 4 ट्रॉफिक लेवल तक ही देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर कुछ एनर्जी बचेगी नहीं जो और ऊपर जा सके। अब यहां पर वल्चर, ईगल कुछ भी है, उसकी डेथ हो गई तो उसको कौन खाएगा, वो फिर बाद में डेड बॉडी ही उसकी डिके हो जाएगी। वहां पर फिर वो दूसरा सिस्टम शुरू हो जाएगा जहां पर डेट्रीवोर्स हैं, वो उनको गला देंगे उसकी बॉडी को, और अगेन मिनरल्स किसको दे देंगे, नेचर को, फिर प्लांट उसको रीयूटिलाइज कर लेंगे। इस तरीके का जो प्रोसेस है ये शो करता है कि कैसे हमारा जो फूड है, हमारी एनर्जी है, वो फ्लो करती है। हमें यहां पर दो चीजें समझने की जरूरत है। एक तो देखो होते हैं कंज्यूमर की हम बात कर रहे हैं, जो थोड़ा लार्ज क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसको तो बोल दिया जाएगा आपका मैक्रो कंज्यूमर। क्या बोलेंगे, मैक्रो कंज्यूमर, जिनमें एनर्जी ट्रांसफर बहुत ठीक ठाक क्वांटिटी में हो रहा है, ठीक है, जिसके अंदर आपके हर्बीवोरस आ गए, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे मीट खाने की क्षमता भी बढ़ रही है, तो वो कार्निवोर्स हो गए, है ना, जिनके दांत तीखे होते हैं, है ना। यहां पर अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम या ग्रास, यहां पर डियर से लूं, डियर से यहां पर आप ले लो टाइगर, टाइगर फिर डेड हो गया तो उसके बाद में वल्चर, इस तरीके से इकोसिस्टम एक इधर भी डेवलप कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर टाइगर क्या हो गया, कार्निवोर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आगे ट्रांसफर होता चला जाएगा। ये जो स्नेक है, ओवल है, ये भी क्या हो गए, कार्निवोर ही है। और जब दोनों चीजों को खाने वाले को किसी के पास क्षमता हो, फॉर एग्जाम्पल मंकी, तो वो हो जाएंगे आपके ऑमनिवोर्स। इस तरीके का पूरा सिस्टम चलता है आगे से आगे एनर्जी ट्रांसफर का। और ये एनर्जी और जो मिनरल्स हैं जो कि शुरू हुए थे सॉइल से और अल्टीमेटली आते हैं, रिटर्न हो जाते हैं सॉइल में ही, ठीक है। तो ये साइकिल है ना, ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, इसको हमें समझना है। तो लार्ज क्वांटिटी में जो कंज्यूम करते हैं वो मैक्रो कंज्यूमर, और वहीं पर डेड बॉडी अगर किसी की हो, ठीक है, डेड मटेरियल अगर किसी का हो तो उसको कंज्यूम किया जाएगा डीकंपोजर्स के द्वारा, उनको बोल देंगे माइक्रो कंज्यूमर। माइक्रो कंज्यूमर्स है ना, आपको मैक्रो कंज्यूमर में तो कोई डाउट है ही नहीं। अब माइक्रो वाले में हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है, माइक्रो कंज्यूमर में कौन कौन आएंगे। सबसे पहले तो आते हैं फैगोट्रॉप्स। क्या होगा, फैगोट्रॉप्स, ठीक है जी। फैगोट्रॉप्स बेसिकली वो हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं, दैट मींस ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको कंज्यूम कर रहे हैं। हाँ भाई, जिसके अंदर जैसे प्लांट है, प्लांट की पत्तियां हैं, तो पत्तियों को जो कंज्यूम कर रहे हैं फैगोट्रॉप्स हो गए। वहीं पर एक होते हैं ऑस्मोट्रॉप्स, ठीक है। ऑस्मोट्रॉप्स में आपने घर में आरओ देखा होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो उसमें क्या हो रहा है कि पानी के अंदर जो भी मिनरल कंटेंट है उसको बैलेंस कर करके जो भी आप कह सकते हो ऑर्गेनिज्म अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं ना, वही ऑस्मोट्रॉप्स कहलाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपके आसपास में जो भी एम्बियंट है, चाहे पानी वाला हो या हवा वाला हो या फिर मिट्टी का हो, तो उसमें जितना ज्यादा मिनरल्स का मिक्स अप है, उस मिनरल को आपका मतलब ऑर्गन, वो ऑर्गेनिज्म, वो छोटा एनिमल, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, वो क्या करेगा, अपने साथ में उसको कनेक्ट करेगा, और ऐसे में बाहर का जो मिनरल का कंटेंट है उसको पानी के साथ में अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा, और दोनों का जब मिनरल लेवल बराबर हो जाएगा तो उसका सर्वाइवल इंश्योर हो गया। और यही प्रोसेस होता है एक तरीके का ऑस्मोसिस, ठीक है, कि पानी में कितना आपका क्वांटिटी है पर्टिकुलर, आप कह सकते हो कि मिनरल की। पर ये ध्यान रखना कि इसके अंदर ये एक तरीके की सेमी परमिएबल
मेम्ब्रेन का प्रोसेस होता है इसमें। इसमें मतलब ये हो गया कि यहां पर मिनरल है वो प्लांट ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर तो घुस जाएगा पर वापस नहीं निकलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अंदर आने की व्यवस्था तो है, बाहर जाने की नहीं है। ऐसे में दोनों के बीच में मिनरल लेवल बैलेंस हो गया, तो ये क्या हो गया, एक तरीके का ट्रांसफर हुआ कि नहीं मिनरल का, एनर्जी का। इसी तरीके से जब डेड बॉडी होती है कोई भी एनिमल किसी भी लेवल की, जैसे मैंने यहां पर बताया ये प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर और प्रेडेटर्स। इनके अंदर आप देखो कि ये ट्रॉफिक लेवल्स हमने डिसाइड कर रखे हैं एनर्जी के हिसाब से। अब यहां पर किसी भी लेवल पे अगर डेड मटेरियल क्रिएट हो रहा है डेड बॉडी की वजह से, तो उसको कंज्यूम किया जाएगा आपके सेप्रोट्रॉप्स के द्वारा, जिसमें बैक्टीरिया, फंगस, फंगस में तो आप मशरूम का नाम अच्छे से जानते होंगे। तो ये डेट्रिटस साइकिल भी चलता है उसके अंदर कि डेड मटेरियल है उसको कंज्यूम किया जाए और उसको फिर बाद में डिकम्पोज करके अगेन नेचर को रिटर्न कर दिया जाए। तो ये होते हैं आपके माइक्रो कंज्यूमर्स, ये हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। फिर जब भी हम बात करते हैं हमारे इकोसिस्टम की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये जो मैकेनिज्म है ये रन कैसे करता है। देखो जी, अगर हम इकोलॉजी या इकोसिस्टम के लेवल्स की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है एक इंडिविजुअल से। एक इंडिविजुअल, ठीक है, जैसे कि कोई भी आप देख सकते हैं यहां पर ये बारहसिंगा का या डियर का एग्जाम्पल ले लो। अब इसी इंडिविजुअल की बहुत सारे इंडिविजुअल मिल जाएंगे, ग्रुप बनेगा, तो वो उसकी बन जाएगी पॉपुलेशन। और उस पॉपुलेशन के अलावा ऐसे ही बहुत से और इंडिविजुअल है, कैंगरू ले लो, ठीक है, यहां पर ऑवल ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है, वो भी तो अपनी अपनी इंडिविजुअल है, तो उनकी भी पॉपुलेशन होगी और उनकी भी फिर कम्युनिटी बनेगी। ऐसे में जब कोई एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में ऐसे मल्टीपल स्पीसीज, स्पीसीज बेसिकली क्या होती है थोड़ा समझना जरूरी है हमारे लिए। देखो जी, पहली चीज तो इंडिविजुअल तो वो हो गए जो कि एक लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं, हम पूरे इकोसिस्टम में प्रायोरिटी पे लेके चल रहे हैं एनिमल्स को। यहां पे हम यहां पर इंडिविजुअल के अंदर एक प्लांट को भी ले सकते हैं, बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात यहां पर हम कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे में इंडिविजुअल हो गए। अब ये इंडिविजुअल स्पीसी कैसे कहलाए, क्योंकि स्पीसीज के पास में एक क्वालिटी होती है रिप्रोडक्शन की, कि वो इंटरब्रीड कर सकते हैं। इंटर मतलब एक तरीके से लाइफ को कंटिन्यू करने का जो प्रोसेस है ना वो यहां पर पॉसिबल है। तो वो इंडिविजुअल्स बहुत सारे मिल जाएंगे तो वही पॉपुलेशन क्रिएट कर देंगे। और वही पॉपुलेशन जब अलग अलग इंडिविजुअल की अलग अलग पॉपुलेशन एक साथ एक इकोसिस्टम में रह लेंगी, तो वहां पर हम देखते हैं कि डोमिनेट कौन कर रहा है। यहां पर फोकस किया जाता है जनरली वेजिटेशन के ऊपर। किसके ऊपर? वेजिटेशन के ऊपर। और वेजिटेशन डिसाइड करेगी कि वो कैसी कम्युनिटी है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं कि कहीं पर अगर पेड़, ट्रीज की डोमिनेंस है तो वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम या फॉरेस्ट कम्युनिटी कहलाएगी। वहीं पर अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम है तो घास के मैदान में आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा, सब कुछ होता है। अफ्रीका की जो सवाना ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वहां पर क्या एनिमल्स की कमी है? बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है। अब हमें ध्यान देना है कि कम्युनिटी जो है उसको भी हम दो तरीके से देख सकते हैं। कम्युनिटी का मतलब क्या हो गया कि डोमिनेंट प्लांट फॉर्म कौन सी है, उसके अंदर अलग अलग पॉपुलेशन एक साथ रहती हुई दिखाई पड़ रही है, तो वो जो डोमिनेंट प्लांट फॉर्म है ना उसी के नाम पर हमने दे दिया कि हाँ भाई ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है या फिर ये आप फॉरेस्ट कम्युनिटी इसको बोल सकते हैं, राइट। तो ऐसे में इसके दो तरीके हो सकते हैं कम्युनिटी के, एक तो होता है मेजर, एक होता है माइनर। ये हमें ध्यान रखना होगा। मेजर का मतलब डोमिनेंट, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, जैसे कि सवाना ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये सारी आपकी मेजर कम्युनिटीज हैं। वहीं पर इन मेजर कम्युनिटीज पे डिपेंडेंट जो छोटे मोटे और कम्युनिटीज डेवलप हो जाएं उनको आप बोल देंगे माइनर कम्युनिटी। जैसे कि एक गाय का गोबर है, ठीक है, गाय का काउडंग हो गया, उस पर धीरे धीरे जब वो डिके होने लगेगा तो वहां पर लाइकेन की एक लेयर बन जाएगी। तो ये लाइकेन की जो कम्युनिटी वहां पर डेवलप हो रही है ना वो एक तरीके की माइनर कम्युनिटी हो गई, क्योंकि मोर और लेस बहुत बड़े इकोसिस्टम, बहुत बड़ी कम्युनिटी के अंदर वो काउडंग पड़ा है और वहां पर वो सरवाइव कर रहे हैं। समझ गए? इसी तरीके से कम्युनिटी को आप स्टेबल कम्युनिटी भी बोल सकते हैं, एक ऐसी कम्युनिटी जो कि एक्सटर्नली कितना ही वेरिएशन आ जाए तो भी वो सरवाइव कर रहे हैं। जैसे कि कई बार टेम्परेचर वेरिएशन आ जाता है, कई बार आपको सैलिनिटी वेरिएशन देखने को मिल सकता है इक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो वहां पर अगर सरवाइव कर रहे हैं मतलब चाहे वेरिएशन आ रहा है, चाहे कोई एलियन स्पीसी आ गई, कोई ऐसा एनिमल या कोई ऐसा प्लांट एंटर हो गया जो पूरे इकोसिस्टम को डैमेज कर सकता है, तो भी कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जो सरवाइव कर रही हैं, तो वो स्टेबल कम्युनिटी कहला जाएंगी। तो ऐसे में ये हो गई कम्युनिटी। और कम्युनिटीज बहुत सारी मिलकर के और फिर बना देती है एक इकोसिस्टम, जहां पर आप देखते हैं कि लिविंग एक दूसरे के साथ में
और नॉन लिविंग के साथ में भी इंटरेक्शन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और उसमें आपको एनर्जी का फ्लो भी दिखेगा, तो मिनरल्स का फ्लो भी दिखेगा एक साइकिल के थ्रू। और ये हो गया आपका इकोसिस्टम। और बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर के और बना लेते हैं बायोम। बायोम एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया होता है जिसमें आप देखेंगे कि जहां की क्लाइमेट है ना, क्लाइमेट के अंदर दो चीजों पर ध्यान दिया जाता है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। एक तो होता है टेम्परेचर, एक होता है रेनफॉल। इन दोनों के हिसाब से एक पर्टिकुलर रीजन की क्लाइमेट डिसाइड होती है, और उस क्लाइमेटिक रीजन के अंदर आपको बहुत सारे इकोसिस्टम बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में फैले हुए दिख जाएं, उसी को बायोम बोल दिया जाता है। ठीक है। और सारा बायोम मिलकर के, बायोम बायोम का मतलब हो गया जहां पर ज्योग्राफिकल एरिया बहुत है, जहां पर लाइफ पॉसिबल है। और बहुत सारे बायोम्स मिलकर के, जितने भी बायोम्स हमारे प्लेनेट अर्थ पे प्रेजेंट है, वो मिलकर के पॉसिबिलिटी देते हैं कि लाइफ कहां पर पॉसिबल है। तो लाइफ के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत है। पहला तो होता है एटमॉस्फेयर, दूसरा लिथोस्फेयर, चौथा होता है हाइड्रोस्फेयर। इन चार तीनों की कॉम्बिनेशन जहां पर है, वहीं पर आपकी लाइफ है। और उसी को कुल मिलाकर के एक अम्ब्रेला टर्म दे दी, दैट इज बायोस्फेयर। ये सीक्वेंस चलता है इस तरीके से। समझ गए? अब हमें थोड़ा सा और डिटेल में समझने की जरूरत है कि इकोसिस्टम के अंदर ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बतानी थी, दैट इज नीश। नीश का मतलब क्या होता है? देखो, मैंने आपको इकोसिस्टम समझाया, आपको हैबिटाट बताया, अब हम समझते हैं नीश। देखो, हैबिटाट तो आपका घर है, आपका घर है, जिस घर के अंदर आप भी रहते हैं, आपके माता पिता, आपके बहन भाई, सब लोग रहते हो। इसका मतलब सब लोगों का एक्सेस है उसको। बट वहीं पर जब बात आती है कि नीश क्या है, नीश का मतलब आपकी यूनिकनेस क्या है उस पर्टिकुलर घर के अंदर, वो ही आपकी नीश हो जाएगी। जैसे मैं यहां पर बताऊं कि नीश जो है वो डिफाइन क्या कर रहा है, वो डिफाइन कर रहा है कि आपका एक यूनिक फंक्शनल रोल है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में, जो कि आपका हैबिटाट भी हो सकता है, आपका इकोसिस्टम भी हो सकता है। समझ गए? जहां पर आप रहते हो। अब आप सोचोगे कि मेरा नीश क्या है। सोचो आप पढ़ाई करते हैं, तो आपका स्टडी रूम जो होगा, वहां पर कोई म्यूजिक चलाएगा तो आप ऑब्जेक्ट कर दोगे कि यार मैं पढ़ने का काम है मेरा यहां पे। तो वो आपका नीश एरिया हो गया। समझ गए? मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि नीश बेसिकली किसी भी स्पीसी के लिए एक कम्युनिटी में अपनी जगह होती है, जहां पर वो अपना एक की रोल प्ले करता है। उसका खाने का हैबिट आपको दिखेगा, इसके लिए उसको बोलेंगे फूड नीश। रहने का हैबिटाट, रहने का जो एक एक यूनिकनेस दिखेगी, उसको बोलेंगे हैबिटाट नीश। किस टाइम पर बच्चे पैदा करने हैं, किस सिचुएशन में, किस सीजन में, तो वो उसका रिप्रोडक्टिव नीश है ना। इसी तरीके से किस तरीके के टेम्परेचर पे क्या जमीन का स्लोप होगा, कहां पर वेजिटेशन जितनी होगी, उसके अकॉर्डिंग अगर आप सर्वाइव कर रहे हो तो फिजिकल और केमिकल नीश। इस तरीके से आप क्या कर रहे हो कि आपकी यूनिकनेस की बात हो रही है यहां पे, है ना। जैसे ये तीन बर्ड्स हैं, ये तीनों के तीनों बर्ड्स हैं, एक ही पेड़ पे रहते हैं, तो पेड़ तो हो गया हैबिटाट। बट ये तीनों कहां रह रहे हैं? एक टॉप पे रहता है, एक मिडिल में, एक नीचे। तो ये इनका हो गया एक तरीके से हैबिटाट नीश। ये इसके ऊपर नीचे मूव नहीं करेंगे, इनका फिक्स है। इसमें इन तीनों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यूनिकनेस हुई कि नहीं? अब सवाल ये आती है कि क्या दो स्पीसीज के लिए, दो इंडिविजुअल के लिए, स्पीसी नहीं बोलेंगे, इंडिविजुअल नहीं बोलेंगे, दो स्पीसी बोलेंगे, दो स्पीसीज के लिए क्या आप यहां पर एक कॉमन नीश क्रिएट कर सकते हो? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि दो स्पीसीज हैं, ये अलग स्पीसी है, इसकी पॉपुलेशन यहां पर रह सकती है, ये चलेगा। बट स्पीसी अलग, दूसरी स्पीसी यहां पर है, वो अगर नीचे आकर के रहने लगेगी तो यहां पर होगा कंपटीशन, और कंपटीशन में एक को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और इसकी वजह से फिर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। कौन चाहता है भाई लाइफ में फ्रिक्शन? भाई एनिमल्स भी तो अपने हिसाब से सेटलमेंट करके चलते हैं ना। ये होता है नीश का मैकेनिज्म। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो नीश का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ये आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फिर बायोम्स की बात कर लेते हैं। मैंने बताया कि किस तरीके से आप इक्वेटर से, वन सेकेंड इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं, या इक्वेटर से आप पोल की तरफ आओ। ठीक है, इक्वेटर से पोल की तरफ आप आओ, और साथ साथ में इक्वेटर से पोल की तरफ टेम्परेचर वेरिएशन, प्लस साथ साथ में आप थोड़ा सा प्रेसिपिटेशन वाला मामला भी थोड़ा सा देखो। अब आपको समझ में आएगा कि वाकई में कितना फर्क आता है। कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ आए, तो सबसे पहली चीज इक्वेटर पे आपको क्या मिलेंगे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये एक तरीके का बायोम है, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया आपने कवर कर रखा है इक्वेटर के आसपास में। वहीं से उन्हीं लैटिट्यूड्स के ऊपर अगर आप
देखेंगे तो थोड़ा सा नीचे आप देखो, यहां से इक्वेटर से पोलवर्ड आए तो क्या आ गया, ट्रॉपिकल सीजन के आपके फॉरेस्ट सवाना, जो अफ्रीका वाला रीजन है वहां पर आपको देखो कि रेनफॉल आती है तो 2 महीने में एक साथ, बाकी 10 महीने सूखा पड़ता है, तो लंबी लंबी घासें, वो देखो वेरिएशन, देखो यहां से प्रिसिपिटेशन वेरिएशन देखो। फिर थोड़ा और नीचे आए जहां पर और रेनफॉल कम मिलेगी हमें, थोड़ा सा और हम आप कह सकते हो ऐसे एरियाज में पहुंच गए जहां पर रेनफॉल कम मिल रही है, तो वहां पर डेजर्टिक इकोसिस्टम मिलेगा। अगर आप इक्वेटर के आसपास में हो तो ये आपका सब ट्रॉपिकल रीजन दिखेगा, जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के आसपास के जो डेजर्टिक इकोसिस्टम है, क्योंकि वहां पर हो गया रेनफॉल और भी कम, तो वहां पर डेजर्टिक इकोसिस्टम। उसके बाद में आप टेम्परेचर रिड्यूस करते जाओ, जैसे ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और इनसे आप थोड़ा सा और पोल की तरफ मूव करेंगे तो वहां पर टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट सीजनल फॉरेस्ट, वुडलैंड, श्रबलैंड, इसके अलावा टेम्परेट ग्रासलैंड, कोल्ड डेजर्ट, वो देखने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर आप एक एक की देखो यूनिकनेस है अपनी, ये बायोम्स जो डेवलप हुए हैं इनकी अपनी यूनिकनेस है कि वहां पर क्लाइमेट क्या है। आप उठाओ इसको, मैं डायरेक्टली रैंडमली उठा रहा हूं, टेम्परेट ग्रासलैंड या फिर कोल्ड डेजर्ट, गोबी डेजर्ट उठाओ। गोबी डेजर्ट कहां पर है? हमें पता है चाइना और मंगोलिया वाले रीजन में, यहां पर। तो यहां कंडीशन क्या है, आप यहां से पोल से इक्वेटर से पोलवर्ड गए तो आपने क्या देखा जी, सबसे पहले तो टेम्परेचर ड्रॉप, और रही सही में वो कोस्टल लाइन से दूर है तो वहां पर रेनफॉल भी कम है, तो इसका मतलब ठंडा है, रेनफॉल कम है, तो यहां पर कोल्ड डेजर्ट बनेगा कि नहीं। एकदम सिंपल अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है। इसी तरीके से इक्वेटर के आसपास में आप हो, यहां पर आपको रेनफॉल अच्छा खासा मिल रहा है, टेम्परेचर ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब यह आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे जहां पर आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी मिलेगी फ्लोरा एंड फौना के फॉर्म में। ठीक है, और यही चीजें आप देख सकते हैं कि जब भी हम बायोम्स की बात करते हैं तो इनके अंदर आप सवाना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये सारे के सारे मरीन, ये सारा इंक्लूड करके चलते हो। मरीन वाला बायोम के अंदर इतना नहीं ध्यान दिया जाता, बायोम की जब बात आती है जनरली टेरेस्ट्रियल सिस्टम के ऊपर ही ज्यादा फोकस जाता है, ये ध्यान रख लेना आपको। ठीक है, तो ये हो गया बायोम्स का मैकेनिज्म, और ये है पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए डिफरेंट बायोम्स। ठीक है, अगेन मैं बता दूं कहां पर कौन सी कंडीशन है, जैसे ये वाला रीजन है, ये सारा इक्वेटोरियल रीजन है, यहां पर आपको ट्रॉपिकल या फिर कहेंगे ना एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे आपको, है ना, इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट। थोड़ा सा ऊपर गए, ये देखो सहारा, अरेबियन, ये बेल्ट हो गया, हाई प्रेशर बेल्ट रीजन। यहां पर देखो ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट हो गया, विक्टोरियन डेजर्ट जिसको बोलते हैं, नामीबिया वाला डेजर्ट हो गया, ये देखो यहाँ पर अटाकामा, और ये सारे डेजर्ट्स, ये क्या है, ये पोजीशन है, एक पर्टिकुलर कंडीशन जहां पर रेनफॉल और टेम्परेचर के हिसाब से वहां की लोकेलिटी देखी और उसके हिसाब से वहां की लाइफ, और उसको मिला करके आपने एक अम्ब्रेला टर्म दे दिया, दैट इज बायोम। ये एक अलग बायोम हो गया, ये एक अलग, ये स्टेपी वाला अलग बायोम हो गया। इस तरीके से बायोम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलिए अब देखो बात आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज दो इकोसिस्टम्स अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, तो उसको बोलते हैं इकोटोन। देखो, एक तरफ तो लैंड इकोसिस्टम है और एक तरफ है एक्वेटिक इकोसिस्टम, मान लो ये कोई नदी है या लेक है, कुछ भी मान सकते हैं आप, इट्स ऑल अप टू यू। तो बेसिकली इन दोनों का जो इंटरेक्शन पॉइंट होगा ना वही इकोटोन कहलाएगा। ठीक है, इकोटोन क्या हो गया कि दो इकोसिस्टम के बीच का ट्रांजिशन जोन, क्योंकि दो इकोसिस्टम एक दूसरे के अंदर अगर ज्वाइन करा रहे हैं ना तो एकदम से बाउंड्री नहीं बनती है, ग्रेजुअल मूवमेंट होता है। जैसे आप जैसे जैसे इस तरफ से यूं जाओगे इक्वेटिक इकोसिस्टम की तरफ, तब आपको लगेगा कि हाँ यार इधर अब जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम था ना उसकी टेंडेंसी कम हो रही है, और इसी तरीके से आप एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल की तरफ जाओगे तो ट्रांजिशन दिखेगा, हल्का हल्का सा डिक्लाइन देखने को मिलेगा कि एक्वेटिक लाइफ कम हो रही है, टेरेस्ट्रियल बढ़ रही है। बट आप ध्यान देंगे कि ये जो इकोटोन है, दोनों के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट, यहां पर आपको एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों बिहेवियर दिख रहे हैं ना, इसी वजह से यहां पर आपको बायोडाइवर्सिटी भी वर्ल्ड की सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएगी। तो इकोटोन क्या है? बेसिकली जोन ऑफ जंक्शन, जोन ऑफ ट्रांजिशन, सिंपल बात है। इसके अलावा एक चीज हमें ध्यान रखना है कि ये कई जगहों पर नैरो हो सकते हैं, इनकी चौड़ाई कम भी हो सकती है, और कई जगहों पर ये वाइड भी हो सकते हैं। नैरो जनरली देखने को मिलते हैं जब कोई फॉरेस्ट और ग्रास इकोसिस्टम के बीच का एरिया हो, है ना, और मतलब नैरो वाला तो जनरली, और वहीं पर एक डेजर्ट इकोसिस्टम है और दूसरी तरफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, तो उनके बीच में ट्रांजिशन आपको बहुत लंबा दिखेगा। ठीक है, ये जो इकोटोन है, इसको टोन ऑफ टेंशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं जी? भाई सीधी बात है, दोनों तरफ के एनिमल्स यहां पर आ सकते हैं,
यहां की यूनिक खुद की भी एक बिहेवियर डेवलप हो गई, तो यहां खुद के भी अपने नई स्पीसीज डेवलप हो जाएंगी। तो यहां पर गजब कंपटीशन देखने को मिलता है। इसे टोन ऑफ टेंशन, एक तरीके से रीजन ऑफ टेंशन भी इसको बोल दिया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज और आती है कि जब भी हम इकोटोन की इनकी बात किया करते हैं तो इनके अंदर एक वर्ड आता है, दैट इज इकोक्लाइन। ये मैं बताना चाहूंगा, इकोक्लाइन। इकोक्लाइन का मतलब होता है ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, ये ट्रांजिशनल इकोसिस्टम कि एक से दूसरे की तरफ जा रहे हो तो पहले वाले की टेंडेंसी डिक्लाइन हो रही है, इसी को बोल देते हैं इकोक्लाइन, ठीक है। क्योंकि दो इकोसिस्टम्स के बीच की बाउंड्री बिल्कुल शार्प नहीं होती। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं कि यहां पर जिस तरीके से हम पढ़ाई करते हैं तो टेम्परेचर वेरिएशन आते हैं। तो टेम्परेचर अगर डिक्लाइन करता है तो उस लाइन को, जो हम वर्चुअल लाइन क्रिएट करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा फिजिकल ज्योग्राफी में कि जैसे जैसे हम ओशनिक इकोसिस्टम में सरफेस से बॉटम की तरफ जाते हैं तो एकदम से टेम्परेचर ड्रॉप करता है, राइट। तो वो क्या हो जाता है, थर्मोक्लाइन। इसी तरीके से सैलिनिटी भी आपकी वेरी करती है, डिक्लाइन करती है या बढ़ती है, तो उसको भी हम बोलते हैं सैलिनिटी डिक्लाइन कर रही है, रिड्यूस हो रही है, पहले बढ़ी फिर मोर और लेस फिक्स हो गई, तो उसको बोलते हैं एक तरीके से हेलोक्लाइन। इसी तरीके से यहां पर भी आपको इकोसिस्टम में वेरिएशन दिखाई पड़ रहा है, उसको बोल देंगे इकोक्लाइन, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो एरिया है ये एक तरीके से दो इकोसिस्टम को सेपरेट करने का है, ये एरिया दो इकोसिस्टम्स को सेपरेट करने का है, तो ये क्या हो गया, किनारा। और यहां पर आपको बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलेगी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलेगी। आपको दोनों तरफ की कम्युनिटीज तो देखने को मिलेगी यहां पर, साथ ही साथ यहां पर आपको यहां की यूनिक बायोडाइवर्सिटी और डेवलप होती दिखेगी। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर कोई टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है ना, तो वहां पर आपको बर्ड्स बहुत दिखेंगे। जैसे कि फॉरेस्ट और डेजर्ट का कोई अगर इकोक्लाइन है ना, ये मतलब इकोटोन है, वहां पर आपको बर्ड्स की पॉपुलेशन अथाह मिलेगी, ठीक है। तो और यूनिक बर्ड और देखने को मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि किनारे पर होने की वजह से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। आप नोटिस करेंगे कि जब भी कोई रिवर जाकर के समंदर में गिरती है ना, तो वहां पर जो पूरा मिक्सअप हो रहा है पानी का, मैंने बताया उसको एस्चुरी बोलते हैं ना हम, वहां पर आपको वर्ल्ड की हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। क्यों, एक तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है और एक आपका सेलाइन वाटर इकोसिस्टम है, दोनों का मिक्स हो रहा है, तो यहां पर क्रिएट होगा ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। और उस ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम में आपको दोनों तरफ की लाइफ देखने को मिलेगी, वहां की यूनिक जो लाइफ है वो और देखने को मिल जाएगी। तो ये होता है एज इफेक्ट, इसको बोलते हैं एज इफेक्ट। और इसकी वजह से कंपटीशन भी होता है कम्युनिटीज के बीच में जबरदस्त, बट वहां पर बायोडाइवर्सिटी भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है ना। बायोस्फीयर में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कैसे क्या होता है, जनरल चीजें हैं। तो इस तरीके से ये तो हो गया हमारा बेसिक्स का। अब हम थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर इकोसिस्टम से रिलेटेड ये 2015 का क्वेश्चन सिंपल बेसिक पूछा है कि इकोसिस्टम आपको इन चारों में से कौन सी बात अच्छे से समझा रहा है, इकोसिस्टम कौन सा है। तो आपको सी देखो, एकदम सिंपल, साथ में रह रहे हैं, एनवायरमेंट के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एकदम बढ़िया, एकदम सिंपल आंसर। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं देखो, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो कि किसी इंडिविजुअल के बारे में कौन, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग term describe not only the physical space occupied by an organism but also its functional role in the community of organism। बताओ भाई कौन सा जाएगा इसका, बहुत सोच समझ करके आपको जवाब देना है इसका, है ना। इसका आंसर देखो, फंक्शनल रोल भी बता दिया फिजिकल स्पेस के साथ साथ में, तो ये क्या बोला था, इकोलॉजिकल नीश ही तो बोला था इसको हमने। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना।